हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में मनु भंडार जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं के बारे में पढ़ रहे थे और उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी उसके बारे में भी पढ़ रहे थे ना। और आपका बंटी जो उपन्यास है, उस उपन्यास के उद्देश्य, कथानक, पात्र परिचय, समस्याएं, ये सब मैं बताई थी। तो अब हम आपका बंटी जो उपन्यास है, इस उपन्यास के बारे में कुछ आलोचक ने क्या क्या मत दिए हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपका बंटी जो उपन्यास है, इसके बारे में आलोचक ने क्या मत दिए हैं और इस उपन्यास की जो समीक्षा, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। उससे पहले क्लास को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, मैं जो कहूँगी ध्यान से सुनिए। जो आपका बंटी जो उपन्यास है, इस उपन्यास के बारे में डॉक्टर रामदास मिश्र जी ने, ठीक है, डॉक्टर रामदास मिश्र जी ने आपका बंटी उपन्यास के बारे में क्या लिखा है, सुनिए क्या लिखा है ना। मैंने एक विशेष दायरे की बात कही है। वो दायरा है पढ़ा लिखा है और मध्य वर्ग है, यानी ये लेखिकाएं स्वयं जिस वर्ग की हैं, मतलब निम्न वर्ग की स्त्रियों का जो अनुभव, ठीक है, इनके पास नहीं है। उषा प्रेमवदा के जो दोनों उपन्यास है, क्या है, रुकोगी नहीं राधिका तथा 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक है, तो इन दो उपन्यास जो है, इस उपन्यास में आधुनिक पढ़ी लिखी स्त्री की कथा कहा गया है, किंतु दोनों उपन्यासों में स्त्री स्वतंत्र निर्णय लेने की जो शक्ति, वो शक्ति रखने के बावजूद भी अजीब बेबसी और सामाजिक घिराव में अपने को बंध पाती है। उसी तरह मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा और पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे को समस्या के बिंदु से उठाया है। यह एक नया प्रश्न है। तो ये जो कथन है, यह कथन रामदास मिश्र जी ने ये उपन्यास के बारे में कहा है। ठीक है, और एडलर के अनुसार एडलर ने क्या मत दिए हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी या बहुत हीन भावना होती है जो उसे ख्याति और पूर्ति के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। और टीटू के साथ नोक-झोंक और उसकी माँ के ताने सुनकर बंटी स्वयं को उपेक्षित समझने लगता है, जिसकी पूर्ति वो माँ और पापा के प्रति एकाधिकार में पाना चाहता है, लेकिन असफल होकर विरोधी और आक्रामक बन जाता है। ठीक है, ये थे एडलर के मत है। उसके बाद डॉक्टर
मदान के अनुसार आपका बंटी के बारे में क्या कहा है ना। एक तरफ ये उपन्यास आंसू से गीला लगता है, भावुकता से भीगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी बंटी की माँ और बाप दोनों से कटकर मिसकिट होने का बोध कराता है। तो ये मदान ने कहा है। और डॉक्टर सुरेश सिन्हा जो है उन्होंने क्या कहा है ना, इस उपन्यास में भावी व्यंजना की जो सूक्ष्मता एवं भाषा की नई अर्थवत्ता का जो सौंदर्य है, जिसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए। और मनोवैज्ञानिक कथाकार जनेंद्र कुमार ने, ठीक है, तो जनेंद्र कुमार ने भी इस उपन्यास की काफ़ी प्रशंसा की है। तो ये डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने कहा है। उसके बाद यदि हम आपका बंटी के समीक्षा के बारे में यदि जानेंगे, पहले लेखक परिचय के बारे में जानना चाहिए। मेरा जो प्रीवियस क्लास में मैंने जो मनु भंडार जी के जीवन परिचय के बारे में ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ। तो फिर से देखिए, मैं फिर से मनु भंडार जी के बारे में बता रही हूँ। देखिए मनु भंडार जी के बारे में क्या लिखा गया है। नई कहानी को प्रतिष्ठित करने में जिन कहानी लेखकों का प्रमुख योगदान रहा है, उनमें मनु भंडारी का नाम अग्रणी है। यद्यपि इस संदर्भ में अपनी भूमिका को लेकर अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया है, क्या है, कहानी आंदोलन के केंद्र में क्या, मैं तो किनारे पर भी नहीं थी। यह महज संयोग की बात है कि मैंने जब लिखना शुरू किया तो नई कहानी के सूत्रधार अपने पूरे चढ़ाव पर थे। उन सभी से मेरा घनिष्ठ संपर्क था, सो मेरा भी नाम जुड़ गया। इसे मेरी मासूमियत मत समझिए। सच्चाई यह है कि मुझे तो आंदोलन का क ख ग भी नहीं आता था उस समय, ये मनु भंडार जी ने कह रही है। लेकिन ये स्पष्ट है कि वे भले ही योजनाओं, ठीक है, मतलब ठीक तरीके से आंदोलन से न जुड़ी हुई हो, परंतु रचनात्मक स्तर पर वो इस आंदोलन और उसकी उपलब्धियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। कौन? मनु भंडार जी ने। और मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि मनु भंडार जी के जन्म कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ था। वो हिंदी पारिभाषिक कोश के निर्माता श्री सुख संपत राय भंडारी के सबसे छोटी पुत्री है। कौन? मनु भंडार जी ने। अर्थात साहित्यिक संस्कार और जीवन से उनका क्या है? सीधा संबंध रहा है। कहानीकार और आलोचक कौन है? राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव से प्रणय सूत्रा में बंधने के बाद, मतलब विवाह किए थे मनु भंडार जी ने, राजेंद्र यादव को विवाह किए थे। तो प्रणय सूत्रा में बंधने के बाद उन्हें संभवतः सर्वसुलभ परिस्थिति मिली और उनके लेखक के व्यक्तित्व और प्रतिभा में निरंतर निखार आता गया। सन 1957 में उनका जो पहला कहानी संग्रह क्या है? मैं हार गई, इस नाम से प्रकाशित हुआ था। मैं हार गई जो कहानी संग्रह है, अपने पिता को समर्पित करते हुए उन्होंने उनके पति जो है राजेंद्र यादव, तो राजेंद्र यादव के मतलब उनके पति जो है उनमें से क्या क्या है, मैंने भाव से व्यक्त क्या क्या है कि जिन्होंने मेरी किसी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया, पिताजी को
तो उसके उपरांत सन 1979 तक तीन निगाहों की तस्वीर जो है और यही सच है और एक प्लेट सैलाब, ये सब श्रेष्ठ कहानियाँ और मेरी प्रिय कहानियाँ तथा त्रिशंकु आदि उनके 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं मनु भंडार जी के। और कहानियों के अतिरिक्त 1 इंच मुस्कान जो है वो दोनों मिलकर लिखे हैं राजेंद्र यादव और मनु भंडार जी ने। और आपका बंटी, स्वामी, महाभुज, कलवा जैसे उपन्यास जो है वो उपन्यास में जीवन की अनेकार्थिक गहराई और विविधता और उन्हें पफाम रुलाव मतलब लिखने से कहीं अलग होने का गौरव प्रदान करती है। और बिना दीवारों का घर उनकी नाट्य रचना है मनु भंडार जी के। साथ ही उन्होंने महाभुज उपन्यास का नाट्य रूपांतर भी प्रस्तुत किया है। और आंखों देखा झूठ वो किशोरोपयोगी कहानी संग्रह है, ये भी लिखे हैं मनु भंडार जी ने। उसके बाद यदि हम देखेंगे मनु भंडार जी के बारे में और भी क्या लिखा गया है कि 60 महिला कथाकारों में मनु भंडार जी का नाम विशिष्ट स्थान में है। वे सदा से ही नारी अस्तित्व के पारिवारिक और सामाजिक पक्ष में प्रतिपूर्ण सजग रही हैं। और अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में उनका कहना है कि उनके सभी पात्र वास्तविक जीवन से ही आए हैं। जैसे मुझे जब भी कोई घटना या व्यक्ति क्लिक करता है, मैं कभी तुरंत उस पर नहीं लिख पाती, तो उस समय तो उसे मन के किसी कोने या डायरी के किसी पृष्ठ पर उतार कर रख लेती हूँ, ये मनु भंडार जी ने कह रही है। और बाद में मन में बसे जो व्यक्ति, घटना या समस्या को सार्थक विस्तार देने के लिए उनकी रचना का जन्म होता है। उनकी कथा यात्रा लगभग 4 दशकों तक फैली हुई है, जिसमें उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों और मध्यवर्गीय जीवन यथार्थ के विविध पक्षों का बखूबी आकलन किया है। वे नारी के आंचल को दूध और आंखों में पानी वाले रूप को नहीं बल्कि जीवन को उसी की दृष्टि यथार्थ मतलब धरातल पर प्रस्तुत करती है। तो राजेंद्र यादव का कहना है कि मनु की जिन बातों की मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूँ, ये यादव जी ने कह रही है। और उनमें उसके लेखन का तरीका मतलब लिखने का जो तरीका है, उसकी सहजता और निवराज जो है आत्मीयता, वो मतलब निवराज जो है वो आत्मीयता का प्रवाह है। और मनु भंडार ने अत्यंत ईमानदारी के साथ नारी के मन में जो उठने वाली भावों स्थिति, ठीक है, भावों स्थिति विशेष में पुरुष के मन में उठने वाले जो भावों और स्थिति विशेष में पुरुष के मन में जगने वाली जो शंकाओं, ईर्षाओं आदि को अपने कथा साहित्य में चित्रित किया है मनु भंडार जी ने। और उनका साहित्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे जो कुछ नहीं है उसे दिखाने की कहीं कोई चेष्टा भी उनने नहीं की है। वे नारी है, मात्र नारी, और यह नारीत्व एक तरफ भारतीय परंपराओं और दूसरी तरफ आधुनिक परिवेश दोनों के बड़े जो सहज ढंग जो है वो ढंग से आत्मसात किए हुए हैं। और मनु भंडार जी ने एक पुरुष और एक नारी संबंध के जो दरमियान मतलब गठरी होती दरारें होती है और अंतर्धन से उठता हुआ सैलाब है। और पात्रों की क्रमश उठती गिरती हुई मानसिकता, कहने की सहजता यह है कि संबंध से उभरती हुई भाषा का जो बनावहीन चुनाव और अपने आसपास के जो परिवेश से उठे हुए जो कथानक और लिख से हटकर आए हुए लेखन के जो सीधे विद्रोहात्मक पहलू, इन सब से गुजरी है। उनकी कलम जो है आपका बंटी जो पुनः यही कारण है कि हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी उनके साहित्य का अनुवाद हुआ है। पंजाबी में उनकी 20 कहानियों का अनुवाद कर उसका एक संकलन निकला गया। जैसे तमिल, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में मतलब जो उपन्यास है आपका बंटी अनुवाद हो चुका है, तथा कन्नड़, तेलुगु, सिंध, बंगला आदि भाषाओं में भी उनकी कई कहानियाँ का अनुवाद हो चुका है। और आपका बंटी और महाभुज का जो फ्रम्पेच जर्मन मतलब फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और जापानी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है आपका बंटी और महाभुज, ठीक है। तो आपका बंटी उपन्यास और महाभुज उपन्यास है कौन सी भाषा में अनुवाद हो चुका है? फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और जापानी भाषा में।
यदि हम आपका बंटी जो उपन्यास है उस उपन्यास के जो समीक्षा के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो क्या लिखा गया है ना। आपका बंटी जो उपन्यास है वो 16 भागों में विभक्त एक लघु उपन्यास है, जो कि मैं पहले कह चुकी हूँ, जिसमें पारिवारिक विसंगति के शिकार पति पत्नी के एकमात्र पुत्र जो है बंटी, वो बंटी को केंद्र में रखकर उसके मानस का जो मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी जो चित्रण हुआ है वो चित्रण किया गया है। और कॉलेज की जो प्रिंसिपल कौन है, शकुन, ठीक है, और शकुन के पति कौन है, अजय, ठीक है, मैं कह चुकी हूँ ऑलरेडी। तो कॉलेज की जो प्रिंसिपल शकुन पति के अभाव की पीड़ा को पुत्र के प्रति प्रेम व्यक्त करके सहज होने का जो प्रयास करती है शकुन ने, उसके मन में कहीं दबी ढकी आशा है कि शायद बंटी के कारण अजय उसके जीवन में विफर से आने को विवश हो जाएगा। तब एक अजीब सी भावना उसके मन में आई। बंटी उसका बेटा ही नहीं है, वो एक हथियार भी है जिसमें वो अजय को टॉर्चर कर सकती है और करेगी। लेकिन वकील चाचा अजय द्वारा प्रस्तावित तलाक के फॉर्म शकुन तक पहुंचा देते हैं और दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। और बंटी मम्मी के दुख में दुखी होने के बावजूद यह नहीं सोच सका है कि वो पापा को भूल सकता है, क्योंकि पापा तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं ना। और वकील चाचा के समझाने पर कि जब बंटी की अपनी ज़िंदगी होगी, अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तब तुम्हारा कितना महत्व होगा उसकी ज़िंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सोचना शुरू करो, बिल्कुल नए ढंग से, एकदम व्यवहारिक स्तर से। ये मतलब वकील चाचा ने समझाने पर कह रही है, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सोचना शुरू करो बिल्कुल नए ढंग से, एकदम व्यवहारिक स्तर पर। तो शकुन को लगता है कि डॉक्टर जोशी के आमंत्रण पर उसे गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका साथ पाकर शकुन महसूस करती है कि किसी का हल्का सा स्पर्श भी किसी ज़िंदगी को किसी के साथ होने का जो एहसास और आश्वासन से भर देता है। उसे कभी कभी आश्चर्य होता है कि उम्र जो है 36 वर्ष जो उम्र है, उस उम्र को पार कर लेने पर भी उसके मन में इन सब बातों के लिए किशोरीय उम्र वाला उल्लास भी है और यौवन वाली उमंग भी। और शकुन तथा डॉक्टर जोशी का जो विवाह हो जाता है, ठीक है, शकुन तथा डॉक्टर जोशी का विवाह हो जाता है और मम्मी के आश्वासन जो वहाँ तुझे बहुत अच्छा लगेगा बंटी के बावजूद बंटी महसूस करता है कि मम्मी की शादी को लेकर टिट्टू की अम्मा और पफ्फू पफी को बहुत बुरा लगा है। बंटी का परिवेश और अतीत धीरे धीरे बिखरने लगते हैं, घर बदल जाता है, पफ्फू पफी छोड़कर चली जाती है, जो कुछ अपना था सब अजनबी बन जाता है। और एक मम्मी अपनी थी, लेकिन पराए घर जाकर वो भी अपनी नहीं रही। मम्मी का मिसेज बत्रा मतलब मिसेज जो है वो मिसेज जोशी जो हो जाना और डॉक्टर का मम्मी को छूना, बच्चों का उसे अरूफ कहकर चिढ़ाना बंटी के मन में लगातार ग्रंथियों का पैदा करता जाता है। खिलौना पर अम्मी और जूत से झगड़ा और नए घर को दूसरे को घर समझना, मम्मी से अलग सुना आदि घटनाएं उसके क्रोध का कारण बन जाती है। किसको? बंटी को। बस के लिए खड़े होकर उसका सोचना, मतलब तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बच्चा ही है। हालत से मजबूर वो अपने पापा से पास कलकत्ता जाने का निर्णय लेता है। उसके मन का जो आक्रोश मम्मी की हर चीज़ से अलग पापा के पाए जाने के लिए उकसाता है, तो पापा का बंटी बना वह मम्मी की हर वस्तु से दूर पापा के शहर में पहुंच जाता है। जीवन का यह नया मोड़ उसे पापा और नई माँ के पास ले आता है। वह अम्मी और जूत थे, तो यहाँ टीनू है। इस नई माँ को वह
मम्मी कैसे कह सकता है। यह आकर उसे लगता है कि पापा भी पापा कहाँ रहे हैं। वो जिस पापा को जानता था वह तो यहाँ ही नहीं है। परिस्थिति का यह नया रूप बंटी के मन में एक अजीब सी दहशत भर देता है। पापा को कसकर पकड़ने के बावजूद उसे यह भय बराबर बना रहता है कि पापा का हाथ छूट जाएगा और वह भीड़ में खो जाएगा। नई माँ का व्यवहार उसे सदा अपने से दूर ही रखता है। पता नहीं वहाँ से भेज भी कैसे दिया इस तरह। मैं तो बाबा सुनकर बंटी के मन में झटका सा लगता है और वह वापस मम्मी के पास जाना चाहता है, पर बाहर के ढेर से सुर में उसका अपना सोचना भी दब गया। पापा तो उसे हॉस्टल भेजना चाहते हैं और वो वहाँ जाना नहीं चाहता। कौन? बंटी ने सोते हुए भयानक सपना देखकर वो आतंकित हो जाग जाता है, पर पापा उसे पीफर से सुला देते हैं। बंटी के हुए भयानक सपना देखकर वो आतंकित मतलब बंटी के जो डरे हुए हैं वो उस डरे में सहमे रूप को देखकर पापा मीरा के विरोध के बावजूद उसे हॉस्टल भेजने का निश्चय करते हैं। और मीरा को आपत्ति है कि इससे उनके घर पर आर्थिक संकट आ सकता है, लेकिन पापा बंटी की स्थिति को ध्यान में रखकर यही एक उचित उपाय सोच पाते हैं कि एक बार बंटी मम्मी से अलग हुआ था, तब उसकी सारी वस्तुएं अलग रख दी गई थी। आज वो पापा से भी अलग हो रहा है। उसे बार बार लगता है कि पापा उसे प्यार करके कुछ कहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। उसे लगता है कि पापा मम्मी उनके साथ जुड़े न जाने कितने चेहरे एक दूसरे में घुलने मिलने लगे हैं। बंटी का स्टेशन आ जाता है और अपने पीड़ा के निरंतर प्रहार के परिणाम स्वरूप उनका मन ही नहीं रहता है। आंखें भी ढेर सारे आंसू से भर उठती है। अब तो बंटी को विवश होकर हॉस्टल में रहने की पीड़ा जो हुआ वो पीड़ा को भागना ही है। मोहभंग की यह स्थिति बंटी के लिए अत्यंत करुणादायी हो जाती है। तो इस मुख्य कथानक के साथ साथ कुछ अन्य कथा सूत्र भी साथ में चलकर मुख्य कथा को गति प्रदान करते हुए डॉक्टर जोशी का प्रसंग कथा में यह महत्वपूर्ण स्थिति का उत्पन्न करता है कि उनकी पत्नी जो है प्रमिला, वो प्रमिला की मृत्यु हो चुकी है। उनके अम्मी और जो है वो 2 बच्चे हैं। बंटी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर डॉक्टर साहब का जो मतलब प्रोफेशनल और भावनात्मक जो सहयोग है वो सहयोग शकुन के मन को बहुत प्रभावित करता है। शकुन की पारिवारिक स्थिति को वे भली भांति जानते हैं। अनुभवी और व्यवहार कुशल डॉक्टर जोशी संकेत में अपने मन के भावों को शकुन तक पहुंचाने में सफल होते हैं और अजय से दूर होती हुई शकुन जो है वह कब उन्हें जीवन साथी के रूप में स्वीकारने के लिए न केवल तैयार हो जाती है, बल्कि स्थिति को संभालने की इच्छा जो है वो इच्छा से वो बंटी को अजय के पास भेजने को भी निश्चय भी कर लेती है। और पप्पू फूफी के घर की जो दायित्व बोध है वो दायित्व से पूर्व एक सेविका है जो शकुन की अत्यंत विश्वास पात्र भी है। वो प्रत्येक स्थिति में शकुन और बंटी को सुखी देखना चाहती है, इसीलिए अजय से सदैव वो घृणा करती है। कौन? जो सेविका जो है शकुन की, वो न तो अजय के दूसरे विवाह से खुश है, ना ही शकुन के पुनर्विवाह को समर्थन देती है, क्योंकि वो जानती है कि अजय ने जो किया तो आपकी मिट्टी पलिद हुई और जो करने का चाह रही है तो इस बच्चे की मिट्टी पलिद होगी, क्योंकि बाप के रहते यह बिना बाप रहा है और माँ रहते ही भी वो बिना माँ का रहती है। मतलब वो बाप का नहीं होता है कि माँ का भी नहीं हो पाता है। टिट्टू के परिवार के माध्यम से अड़ोस पड़ोस के लोगों की मानसिकता प्रस्तुत हुई है। बीच बीच में टिट्टू बंटी के अंतर्द्वंद को बढ़ाने या घटाने के भी सहायक बनता है। और उपन्यास का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ शकुन और बंटी के भावनात्मक बंधन से होता है। बंटी का माँ की जो मानसिकता है वो मानसिकता को समझने का जो प्रयास और बंटी को माध्यम बनाकर शकुन की अजय को पाने की जो आशा है वो आशा वकील चाचा से अजय के मीरा के साथ संबंध को जानकर शकुन की छटपटाहट और प्रतिक्रिया स्वरूप उसका डॉक्टर जोशी की तरफ जो अनिष्ट होना,
इस उनिष्ट उपन्यास में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है। शकुन का तलाक के कागज पर जो हस्ताक्षर करने के बाद विवाह संघर्ष को जो चरम सीमा तक पहुंचा देता है और परिस्थितियों से समझौता न कर पाने के जो कारण बंटी और शकुन को अलगाव की यातना भोगनी पड़ती है। पापा के पास जाकर भी बंटी नई माँ को आंटी या वे तक की अपना पाता है और अपना पाता है, पर उनके साथ जो उसके पापा भी उसके नहीं रह जाता है। अब नॉर्मल मतलब असामान्य, तो अब नॉर्मल बंटी के लिए अत्यंत हॉस्टल ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। अब वो पापा और मम्मी दोनों से ही कट चुका है। सारी दुनिया उसके लिए अजनबी हो जाती है। जब उसे न केवल अपनी भीतरी संवेदनाओं का जो अकेलेपन को सामना करती है कौन बंटी ने, वरन बाहरी समाज में भी अकेले अपने आप को स्थापित करने में प्रयास भी करना होगा, ये समझती है बंटी, सोचती है। तो इस उपन्यास के यदि मैं मनोविज्ञान के बारे में यदि मैं कहूँगी तो बाल मनोविज्ञान जो उपन्यास है आपका बंटी, वो एक बाल मनोविज्ञान उपन्यास है। तो बाल मनोविज्ञान प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने मतलब क्या क्या है प्रेसी मतलब मनोविज्ञान फ्रेड एडलर और युग के जो आश्रय लेकर बंटी के जो अंतर्दंत और तजन्य कुंठाओं का जो अत्यंत सजीव और वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत किया है मनु भंडार जी ने। और बंटी की पारिवारिक स्थितियाँ जो है वो स्थितियाँ सामान्य नहीं है, इसलिए उसके व्यवहार में उनके असामान्यताएं आ गई है। उसका ईगो जो है अत्यंत प्रबल है, इसीलिए उसमें एकाधिकार की भावना सदैव विद्यमान है। उसके खिलौने हो या माता पिता, वो इन्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता। और मीरा और डॉक्टर जोशी के जो प्रति उसके मन में जो ईर्ष्या भाव है, क्योंकि वो उन्हें मम्मी और पापा के अलगाव का मूल कारण मानता है। सुखवाद मतलब अपने ही सुख के बारे में ही सोचता है, तो इसके कारण अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति जो है उस पूर्ति चाहता है, लेकिन विफलता के कारण विद्रोही बन जाता है। और बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में वंशगत विशेषताएं और परिवेश का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है। बंटी के व्यवहार में उसके पापा के स्वभाव और संस्कार देखकर शकुन सोचती है कि कैसे एक आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। वंशानुक्रम में बंटी ने माता पिता की योग्यता और अहंग आदि गुण प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के कारण उसका स्वभाव जो है वो अब नॉर्मल मतलब सामान्य हो जाता है। माता पिता के जो दाम्पत्य जीवन है वो जीवन के विघटन के कारण वो अंतम मतलब अत्यंत मतलब दुखी हो जाता है। माँ का जो अतिरिक्त जो स्नेह है उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं का दमित करता है। सड़क पर साइकिल चलाने जैसी सामान्य इच्छा भी उसके भीतर छूटकर रह जाती है और परियों की जादुई कहानियाँ उसे कल्पनाओं में ले जाती है। पर यथार्थ के सामना करते ही वो कुंठा का अनुभव करता है कि टीटू की माँ के व्यंग्यवान जो है उसे पीड़ा पहुंचाती है और वो निरंतर ही मम्मी पापा की दुस्ती जो करवाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और बंटी स्वभाव से जिज्ञासु है और कोई भी स्थिति हो व्यक्ति अथवा वस्तु वो प्रत्येक रूप को तर्क की कसौटी पर परखना चाहता है। मम्मी का जो कॉलेज जाने के लिए तैयार होना उसे सदैव कौतूहल में डालता है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पर रखी रंग बिरंगी शीशियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सब को लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। इतना ही नहीं, मम्मी उसे पापा की भी कोई बात कभी नहीं बताती। दोनों में क्यों लड़ाई हुई है, इतने बड़े लोग लड़ते क्यों है और इस लड़ाई में दोस्ती क्यों नहीं है, और मम्मी डॉक्टर साहब के साथ सटकर क्यों बैठती है आदि ये जो प्रश्न है उसे निरंतर मंथते हैं। मम्मी को डॉक्टर जोशी के साथ अनैतिक रूप में देखकर वो अपराध मतलब भयभूत से भर उठता है कौन बंटी ने। और मम्मी को खो देने के कारण उत्पन्न कुंठा से उसे पापा की तरफ ले जाती है। पर दूर रहते तो लगता था पापा बहुत पास है, पर पास रह कर लगता है कि वो इन पापा को भी जानता भी नहीं है।
एलन के अनुसार एलन ने मैंने जो कहा कि एलन ने क्या कहा, तो एलन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी या बहुत ही हीन भावना होती है जो उसे क्षतिपूर्ति के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। कि टीटू के साथ नोकझोंक और उसकी माँ के ताने सुनकर बंटी स्वयं को उपेक्षित समझने लगता है, जिसकी पूर्ति वो माँ और पापा के प्रति एकाधिकार में पाना चाहता है, लेकिन असफल होकर विरुद्ध और आक्रामक बन जाता है। पापा के पास जाकर भी उसे अपने प्रति कहीं कोई अपनापन दिखाई नहीं देता है और उसके मन में जो सदैव गूंजता रहता है कि तीसरा बच्चा फपा लो तो बच्चा, तीसरा बंटी फपा लो तो बंटी, तो ये सब उसके मन में सदैव गूंजता है। पर पीड़न अर्थात दूसरों को दुख पहुंचाकर मन में जो क्रूर आनंद का अनुभव करता है, और आत्मपीड़न अर्थात स्वयं कष्ट सहन कर सुख पाने का जो आभास, पेड़ पर चढ़कर घर का आसान इधर उधर फेंककर डॉक्टर जोशी को पापा कहने से इनकार कर आदि क्रियाओं के द्वारा बंटी माँ को भयभीत अथवा परेशान करके कहीं संतुष्ट होने का प्रयास करता है। मम्मी द्वारा अकेले सुला दिए जाने पर उसका मन दुख और सुख क्षोभ से भर उठता है, जो धीरे धीरे भयों को जन्म देता है। रात में बिस्तर पर सू करने की जो असामान्य जो क्रिया है उसके मन में भीतर छिपे प्रतिशोध का जो परिणाम होती है, और मम्मी के अतिरिक्त लाड़ प्यार ने उसे कभी आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। इसके कारण वो असुरक्षा और कुंठा से भर उठता है और इसीलिए उल्टे सीधे व्यवहार के द्वारा माँ का ध्यान आकर्षित करके संरक्षण पाने का प्रयास करता है, और आत्म केंद्रित होने के कारण ही वो अत्यंत संवेदनशील है। यही कारण है कि उसे कभी भी कॉलेज वाली प्रिंसिपल मम्मी पसंद नहीं है। कलकत्ते पहुंचकर मीरा को नई माँ के रूप में पाकर वो विह्वल हो उठता है और संवेदनशीलता संकोच को जन्म देती है, और इसीलिए बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया, पर मन में क्या हुआ यह फैसला जो है वो फैसला भी पापा को नहीं बता पाता कि वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ पढ़ेगा भी नहीं, यहाँ तक कि वो यह भी नहीं बता पाता है कि वो हॉस्टल नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो इस रूप में बंटी की जो जीवन गाथा है वो जीवन गाथा मनोवैज्ञानिक तथ्य तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों और प्रामाणिकता के आधार पर प्रस्तुत हुआ है। यह उपन्यास वो एक असाधारण पात्र है जो व्यक्तिवादी मान्यताओं को प्रतिनिधि मान्यताओं का प्रतिनिधि है। और यदि इस उपन्यास के नारी मनोवैज्ञानिक नारी मनोविज्ञान के बारे में यदि मैं कहूँगी तो आपका बंटी जो उपन्यास है उस उपन्यास में बंटी के साथ साथ उसकी माँ शकुन की मनोदशा और प्रवृत्तियों का सहज चित्रण हुआ है। उसकी विवशता, असमर्थता और महत्वाकांक्षाएं उसे कभी सहज नहीं रहने देते। वो एक सुंदर शिक्षित सौम्य महिला है जो कॉलेज की प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पद की अधिकारिणी है। ये उसका दुर्भाग्य है कि वो सब कुछ होते हुए भी सुखों से सदैव वंचित रही है। पति के होते हुए भी पति सुख का अभाव है और माँ बनकर भी बेटे के छीन जाने की भय को कातर बनी भुगने रहने के लिए विवश कर देती है। उसे लगता है कि उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्रा जो है वो कॉलेज जाना भी एक घटना की ही अहमियत रखता है, और उसकी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्षण भर को उत्तेजना पैदा कर सके। 10 वर्षों के विवाहित जीवन में हताशा और विवशता उसे सदैव दयनीय बनाते रहे हैं, क्योंकि तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की जो आकांक्षा है उस आकांक्षा में रातें और दाम्पत्य जीवन में किसी भी समझौते को न स्वीकार करने में उसकी स्वाभिमानी वृत्ति उत्तरदायी थी। उसे लगता है कि विभागाध्यक्ष हो जाने के पीछे भी स्वयं को आगे बढ़ाने की जो उपेक्षा है वो उपेक्षा अजय को गिराने की भावना अधिक प्रबल थी। संभवतः वह कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं। वह जानती थी कि उसे अजय के साथ न रह पाने का दुख नहीं है, बल्कि उसे पराजित
न कर पाने की कटीली चुभन है। वो इस कल्पना के क्रूर संतोष पाना चाहती है कि वो बंटी को अजय से दूर रखकर उसे मानसिक यातना पहुंचाएगी। वो अपनी कमजोरियों से भली भांति परिचित है, लेकिन उन्हें दूर कर पाना उसके बस में नहीं है। यही कारण है कि वो डॉक्टर जोशी के साथ जुड़कर भी अपनी इतना उसे अलग नहीं हो पाती। दरअसल छोटा होकर जीना उसके अहं के स्वीकार्य नहीं है, और बड़ा होकर जीने के जो लायक है वो पूंजी उसके पास सर्वथा अभाव रहती है। शकुन बंटी और अजय दोनों के कारण अंतर्द्वंद से जूझती है। वो जानती है कि बंटी के हित की दुहाई देकर वो अपने ही गलत कार्यों को सही से करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके दोनों को अपनी ज़िंदगी में साथ रखने की कोशिश की और दोनों ही उसके हाथ से फिसल गए। लेकिन शकुन महसूस करते कि सब लोग केवल उसे चाहते हैं। जहाँ एक वो कुछ चाहने लगती है कि वही गलत हो जाती है। कितनी सहज स्वाभाविक इच्छाएं थी उसकी, और फिर भी सब गलत केवल इसलिए कि उसकी थी। वो अजय के विरुद्ध है। साथ ही बंटी को अजय के पास भेजकर उसे लगता है कि बंटी के बिना वो अम्मी और जुत को कभी उतना प्यार नहीं दे पाएगी। दोनों ही संबंध उसकी अलगाववादी प्रवृत्ति के परिचायक थे। तो इस उपन्यास को पढ़ते समय ये आभास होता रहता है कि ये उपन्यास बंटी पर केंद्रित है, और लेकिन इसके जो समानांतर एक और प्रतिक्रिया भी उमड़ती है कि इसे पढ़कर जो भावुकतापूर्ण बेचैन और उमड़ की जो होती है वो बंटी को लेकर ही होती है, और उससे अधिक कहीं कुछ और है जो गहरी वैचारिकता के स्तर पर और अनिश्चयतात्मक जो मानसिकता है, वो मानसिकता जन्य जो द्वंद्व को शकुन सदैव भोगती है और त्रासदी का शिकार भी बन जाती है। उसके बाद पुरुष पात्र के बारे में यदि हम जानेंगे तो क्या लिखा है कि अजय कंपनी में मैनेजर है और शकुन के साथ विवाह के तुरंत बाद ही उसे लगने लगा है कि यह निर्णय गलत हो गया है। परिणाम दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार की निरंतर कटु आलोचना करने लगे हैं और शकुन बंटी को लेकर अलग रहने लगी है। अजय बीच बीच में बंटी से मिलता रहता है और उसके जो इसी व्यवहार के कारण शकुन को आशा थी कि संभवतः बंटी के ही कारण वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगेंगे। लेकिन अजय शकुन से अलग होने का दृढ़ निश्चय कर चुका था और इसीलिए उसने तलाक की जो अर्जी है वह दस्तखत करके वकील चाचा के द्वारा शकुन तक भेजवाए थे। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद शकुन इस झटके को अनायास सह नहीं पाती है, लेकिन अब तो अजय ने अपने स्लेट पर से उसका नाम ही एवं अस्तित्व को पूछ दिया है और बहुत सुखी और भरी पूरी एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। तो मीरा उसकी दूसरी पत्नी है और वो वहाँ सुखी है। इसका आभास प्राय उसके संवाद में मिलता रहता है। और दूसरा विवाह करके और अपनी पत्नी के जो 2 बच्चे हैं वो 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद वो बंटी से अपने को अलग नहीं कर पाता है। कौन? अजय ने। और शायद इसीलिए वो उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। और बंटी शकुन से अलग होकर जब उसके पास रहने के लिए आता है तो नए वातावरण में अपने को मिसफिट पाता है। तब अजय उसके सुरक्षित भविष्य के लिए उसे हॉस्टल में भेजने का निर्णय लेता है। यद्यपि उसकी आमदनी के हिसाब से खर्च अधिक हो रहा है, लेकिन वो फिर भी बंटी को हॉस्टल में भेजकर अपने पितृ कर्तव्यों को भी निभाता है। अजय बहुत ईगोइस्ट है और पॉजिटिव भी है। यही कारण है कि वो अपने फैसलों को कभी भी बदलता नहीं है और ना ही किसी की सुनता है। तो डॉक्टर जोशी से शकुन का परिचय बंटी की बीमारी के दौरान हुआ था। धीरे धीरे कारण हट गया, बस परिणाम ही बाकी रह गया। डॉक्टर ने शकुन से बंटी के पापा के बारे में कभी नहीं पूछा, क्योंकि शकुन के पति से अलगाव के बारे में आसपास सभी को इसका पता था।
हाँ, अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में बताकर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था। ऐसे ही इधर से जा रहा था कहकर बंटी का समाचार जानने के बहाने उनका शकुन के पास जब तब आना होता रहा। वकील चाचा के समझाने पर शकुन ने जब अपने ही बारे में सोचना शुरू किया तो फिर डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। कौन? शकुन ने। तो इतना अवश्य है कि शकुन और बंटी के घर पर आ जाने के बाद भी उनने हर व्यक्ति और वस्तु अधिकार स्थापित करने में 100% विजय हासिल की। शकुन उसे पूरा मोह देती है और सदैव खुश रहने का जो प्रयास भी करती है। डॉक्टर जोशी एक सीमा तक ही बंटी की बातों को सहन करते हैं और अत्यंत कह देती है कि आगे से इस तरफ की जिद करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बता रही है। और वकील चाचा सदैव रूढ़िवादिता के विरुद्ध रहे हैं। प्रारंभ में वे शकुन और अजय के बीच संवेद वाहक मतलब संदेश वाहक का जो कार्य करते हैं। अजय के द्वारा भेजा गया तलाक का कागज़ भी इन्हीं के द्वारा शकुन को भी मिलता है। और संबंध टूटने पर वे शकुन को सलाह देते हैं कि चीज़ों को सही तरीक़ों से लेना सीखो शकुन। ये मतलब वकील चाचा कह रहे कि चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही मतलब धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है। तुम केवल बंटी की माँ की तरह मत जो, शकुन की तरह भी जो। इस रूप में वकील चाचा व्यर्थ की परंपरा के विरुद्ध है, मतलब आधुनिकता के समर्थक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और यदि आपका बंटी जो उपन्यास है उस उपन्यास के समस्या के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो समस्या क्या है ना। आपका बंटी सामाजिक समस्या पर आधारित होते हुए भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। यहाँ शकुन और अजय अपनी उन्मुक्त मानसिकता और साथ ही अनुभवहीनता के शिकार है। वास्तव में आज नारी स्वतंत्र के इतने सुर के बाद भी आज की नारी अपने परंपरागत संस्कारों के साथ बंधी हुई है। अब भी वही खड़ी है। उसे पत्नी, कामकाजी महिला और माँ की तिहरी भूमिका निभानी पड़ती है, जिसके कारण उसके व्यवहार में जटिलता आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में भी पति का उसकी स्थिति को समझने का बजाय अपनी रुचि उस पर थोपना निश्चय ही संघर्ष को जन्म देता है। यही स्थिति तब और भी विकट हो जाती है कि जब पति पत्नी में पारस्परिक सामंजस्य का अभाव होता है। शकुन और अजय दोनों ही अहं ग्रंथि के शिकार हो जाती है। एक दूसरे के व्यक्तित्व को बोना मतलब अहं को क्षति पहुंचाना, भावात्मक स्तर पर संबंध को कमजोर बनाना, एक दूसरे को हीनता का बोध कराना, ये सब जितने कारण हैं वो दोनों को तलाक के कगार पर पहुंचा देती है। कुंठाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं उनके जीवन पर इतनी हावी हो जाती है कि वे दोनों ही विवाह जैसे पवित्र संबंध को चुनने पर विवश हो जाती है। वकील चाचा अजय के ईगोइस्ट के स्वभाव के कारण ही शकुन को समझाता है कि यदि वो अजय को पाना चाहती है तो उसे अपने आप को जीना शकुन को सहे नहीं है। मतलब अपने आप को मतलब वकील चाचा अजय के ईगोइस्ट को स्वभाव के कारण ही शकुन को समझा देगी। यदि वो अजय को पाना चाहती है तो उसे अपने आप को पूरी तरह समाप्त करना होगा। अपने को बचा कर तो उसे खोना ही पड़ेगा और छुटा बनकर जीना शकुन को सहे नहीं है। ठीक है। 7 वर्ष में विभागाध्यक्ष में प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने आप को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा ही थी। यह पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश नहीं है, वरन अजय को हरा न पाने की चुभन है। यह जो उसे उठते बैठते सालती रहती है। उसे साफ लगता है कि जोशी या किसी का चुनाव भी उसे करना है तो जैसे अपने लिए नहीं करना है, अजय को दिखाने के लिए करना है, तो मीरा की तुलना में करना है।
बंटी से न मिल पाने की वजह से अजय को जो यातना होगी उसकी कल्पना मात्र से उसे क्रूरता माने क्रूर का संतोष मिलने लगा है। किसको? शकुन को। और आपसी संबंध का जो तनाव है उस तनाव जब चरम सीमा पर पहुंच गया तो वकील चाचा हताश होकर शकुन को आखिर कह देती है कि संबंध को निभाने की खातिर अपने को ख़त्म कर देने से यही अच्छा है कि संबंध को ही ख़त्म कर दो। संबंध के टूटने से सर्वाधिक प्रभावित बंटी होता है। जहाँ माता पिता का पारस्परिक अनुराग बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार बनता है, वहाँ दाम्पत्य जीवन के तनाव बंटी के लिए त्रासदी को जन्म देते हैं। एक दूसरे को न झेल पाने के कारण अजय और शकुन दोनों ही विकल्प ढूंढ लेते हैं, लेकिन बंटी तो दोनों को एक करने के प्रयास में मिली विफलता के कारण न केवल अंतिम अंतर्मुखी बन जाता है, वरन उसके व्यवहार में निरंतर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। बंटी का निरंतर जो आपस मान्यता जो है वो उस तरफ जाना पाठक के मन में करुणा उपजाता है। वो न तो डॉक्टर जोशी को अपना पापा मान सकता है, न ही मीरा के लिए उसके मन में कोई मान जन्मता है। विषाद के इस विष के पीछे ही कारण स्पष्ट झलकता है कि उसके उसके माता पिता दोनों ही बंटी को मात्र एक साधन समझते हैं। सदैव अपनी महत्वाकांक्षा के संदर्भ में सोचते हुए उन्हें उसकी भावना, उसकी आवश्यकता की तरफ कभी कभी ध्यान ही नहीं देता है। और फूफी सदैव शकुन और बंटी के लिए चिंतित रहती है। तभी वह बार बार शकुन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती है कि उनने जो किया तो आपकी मिट्टी पलीद हुई, और जब जो आप करने जा रहे हैं तो इस बच्चे की मिट्टी पलीद होगी। आपके रहने यह बिना बाप बाप के रहते यह बिना बाप हो रहा है, और अब माँ के रहते वो बिना माँ का भी हो जाता है। तो डॉक्टर जोशी को भी सलाह देते हैं कि तुम लोग अपने को, अपने ईगो को ऊपर न रखकर बंटी को ऊपर रखो। उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ लेखिका ने विवाह जैसे सामाजिक संबंध को लेकर यह प्रश्न उठाया है कि निश्चय ही प्रेम एक वैयक्तिक भावना है, पर विवाह संस्था समाज के नैतिक जीवन के लिए परमावश्यक है। अजय और शकुन विवाह के तुरंत बाद ही समझ जाते हैं कि एक दूसरे को झेलना उनके बस में नहीं है। इतना ही नहीं, वो दोनों के पास पुनर्विवाह का जो विकल्प है वो विकल्प उपलब्ध है। तो इसी रूप में यह समस्या उनकी नहीं बल्कि उन दोनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन दोनों से जुड़े हुए हैं, तो उस बालक की है जिसके बारे में दोनों की गंभीरता से नहीं सोचते। तो इस रूप में यह उपन्यास एक ऐसी समस्या को सामने लाता है कि जिससे आज अधिकांश लोग प्रभावित हो रहे हैं। माँ बाप की समस्याओं में पिसती हुई उनकी संतान को जिन भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसका यहाँ सजीव चित्रण हुआ है। संबंध के बिखराव और टूटन को बंटी जिस प्रकार झेलता है वो अत्यंत गंभीर समस्या है। आश्चर्य ये होता है कि शकुन की इस भावना पर जो उसके मन में बंटी के लिए उठती है, बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं है, वो हथियार भी है जिसे वो अजय को टॉर्चर कर सकती है और करेगी। बंटी को दरार बनाना ही है तो अजय और मीरा के बीच में बने। अजय भी तो जाने कि बच्चे को लेकर किस तरह की यातना से गुजरना होता है कि पुरानी स्लेट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से साफ नहीं होती है। क्यों शकुन अजय से बदला लेने के लिए बस इसी तरह आंखें नीचे बैठी है कि उसे बेटी का दुख दर्द कहीं महसूस ही नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अजय भी यह देखकर कि देख रहे कि बंटी उसके यहाँ किसी भी तरह एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वह उसे हॉस्टल भेज देने का निश्चय करता है। एक सट लकाक की तरह यहाँ से वहाँ गिरते हुए इस बालक को सब अनदेखा क्यों कर रहे हैं। यही इस उपन्यास का
दन्य बिंदु है, मतलब द द्रावक बिंदु है। अपने को उपेक्षित मानता हुआ बंटी हीन ग्रंथि का शिकार हो जाता है और एक ही शब्द उसके चारों तरफ गूंजता है, फालतू। निश्चय ही यह एक गंभीर और भयानक समस्या है जिसका निराकरण प्रत्येक दृष्टि से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर मनमोहन सहगल ने यह लिखा है कि मनु भंडार जी के द्वारा संपृष्ट यह समस्या शायद साहित्य में पहली बार उठाई गई है कि तलाक और पुनर्विवाह के आगे संतानवान जो माता पिता का तलाक तथा उस पर जो पुनर्विवाह जीवन पर कितना बड़ा आघात बन सकता है, इस पर पहली बार ध्यानाकर्षित किया गया है। और इसके अतिरिक्त प्रस्तुत उपन्यास में शकुन और मीरा के माध्यम से यह भी दिखाया गया है कि पुरुष ही नहीं, नारी भी अपनी सोच की संतान को अपनी संतान की तरह नहीं अपना सकती है। शकुन बंटी के कलकत्ता जाने के बाद जहां अपनी स्थिति के बारे में सोचता है, बिना बंटी की वो इन लोगों मतलब डॉक्टर जोशी के बच्चे को उसी तरह प्यार कर सकेगी जैसे बंटी को क्या करती थी। वो मीरा के बारे में भी उसका सोचना है, वो भी उसे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसे कभी अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करेगी और यह आशंका उसे कहीं से भी जुड़ने नहीं देती है। ठीक है, तो इसमें आपका बंटी में आपका बंटी उपन्यास में इस उपन्यास के जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या है ना, आपका बंटी में एक ऐसे बालक की हृदय स्पर्शी संवेदनशील कथा है जो शिक्षित और स्वतंत्रजीवी माँ बाप की संतान है। वस्तुत यह उपन्यास का यह बीज बिंदु आसपास जिए जा रहे हैं कुछ जीवन चरित्र से प्रेरित है। ठीक है, और इस उपन्यास में पूर्व जन्मपत्री मतलब बंटी की मतलब जन्मपत्री में बंटी में लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने बंटी को ही केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की है और अपने मित्र से बंटी के बारे में सुनकर लेखिका उसे इतना प्रभावित होती है कि उसके बारे में उनके कल्पना चित्र उनके मन में बनते बिगड़ते रहे। उन्हें अनुभव होता है कि बंटी किन्हीं एक दो घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मैंने अपने आप को आतंकित हो जाती है, अधिक आतंकित ही अधिक पाया जाता है और समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। तो यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारण के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई देता है। बंटी यहाँ पर पारिवारिक विसंगतियों के बीच संवेदनशील परिवेश का प्रतीक हुआ है और बंटी इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है। और शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की जो वास्तविकता है वो वास्तविकता अंतर्विरोधी में जीने की वास्तविकता है, जो परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता की भी यही है। यहाँ इस उपन्यास में बंटी मतलब पात्र न होकर मध्यवर्गीय समाज के बंटी जैसे बालों को प्रतिनिधि है। बिखरते परिवारों के मध्य पनपति संवेदनहीनता इन बच्चों को जैसे निगलती जा रही है। लेखिका इस रूप में पाठक को यह सूचित करता है कि सामाजिक प्रश्नानुकूलता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता चाहती है कि जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को अश्रु विगलती ही करता है तो मैं समझूंगी कि यह पात्र सही पते पर नहीं पहुंचा है। तो यहाँ तलाश है उस भावधारा की जो आपका बंटी को जीवन के उस मोड़ पर पहुंचाए जहाँ सभी सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट हो। और यदि इस उपन्यास के भाषा शैली के बारे में यदि हम जानेंगे तो ठीक है, तो ये थे आपका बंटी के समीक्षा। आपका बंटी जो उपन्यास है वो कैसे समीक्षा किया गया है। तो ठीक है,
तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।